welcome back to the chapter 6. Our chapter 6 is future contract mechanism and pricing. तो इस चैप्टर में भी मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, उसकी डेफिनेशन एक और बता देता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर OTC इन नेचर एज देयर इज़ नो एक्सचेंज इन बिटवीन दैम, they are private. The buying position is called as long position and the selling position is called as short position. It is an agreement to buy or sell an asset on a specified date at a specified price. It is an underlying asset. No mark to market calculation. Transaction is done at the end or expiry. ये थी हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। तो चैप्टर 6 में भी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं हमको। बहुत सारे टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर्स में रिपीट हो रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं छोड़ भी रहा हूँ। अगर आपने पुराने चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्लीज़ देख लीजिए। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एकदम अपोजिट है, क्योंकि ये भी एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में किसी एसेट को बाय और सेल करने का किसी सर्टेन टाइम पे या सर्टेन प्राइस या स्पेसिफाइड डेट या स्पेसिफाइड प्राइस पे। बस इनमें बीच में एक्सचेंज रहता है। दे आर नॉट OTC इन नेचर एज देयर इज़ एक्सचेंज इन बिटवीन दैम। अगर बीच में एक्सचेंज रहता है तो दे आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज, और बीच में एक्सचेंज नहीं होता है तो OTC इन नेचर। जो फ्यूचर्स होते हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे चलते हैं, और जो फॉरवर्ड होते हैं वो कस्टमाइज्ड पे चलते हैं। ये चैप्टर आपको लर्न करने में बहुत टफ पड़ेगा। जो फ्यूचर्स होते हैं वो लिक्विड ज़्यादा होते हैं और फॉरवर्ड लेस लिक्विड होते हैं। फ्यूचर्स में मार्जिन पेमेंट्स की ज़रूरत होती है और फॉरवर्ड में मार्जिन पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो फ्यूचर्स होते हैं उनमें डेली सेटलमेंट होता है, और जो फॉरवर्ड होता है उसमें सेटलमेंट एंड ऑफ द पीरियड पे होता है, जो कि एक्सपायरी होती है। फ्यूचर्स में काउंटर पार्टी रिस्क कम होती है और फॉरवर्ड्स में काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है लॉन्ग पोजीशन। मैंने ये भी आपको चैप्टर 4 और 5 में बताया था। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय करना, शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल करना। सिर्फ इतना ही है। बुकिश लैंग्वेज से चलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब एग्ज़ाम की टाइमिंग आ गई तो PPT बनाने का भी टाइम नहीं है, तो इन्हीं नोट्स से पढ़ाना पड़ रहा है। बस ध्यान से सुनना। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे अंडरलाइंग एसेट ट्रेड की जाती है स्पॉट मार्केट में। अब फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर्स की प्राइस जो अभी करंट प्राइस चल रही है फ्यूचर्स की, वो फ्यूचर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट साइकिल बहुत अलग अलग होती है स्पेसिफिक। जैसे इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है NSE पे 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। जैसे ही मान लो 3 मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जैसे ही जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वैसे ही अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन, उसी टाइम पे, उसी सेकंड में चालू हो जाएगा। मतलब 3 मंथ तो चलता ही है। जैसे ही 1 मंथ ख़त्म होगा तो उसके अगले 2 मंथ छोड़ के उसका अगला मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहुत डिटेल में समझाने लायक टॉपिक है, पर एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं है। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिसमें फाइनल सेटलमेंट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का। चैप्टर 4 में थोड़ा डिटेल में समझाया है इसको। अब इसमें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हाउ टू प्राइस इंडेक्स फ्यूचर गिवन एक्सपेक्टेड डिविडेंड अमाउंट। जो प्राइस इंडेक्स फ्यूचर होता है वो एक्सपेक्टेड मतलब अंदाजा अनुमानित डिविडेंड अमाउंट कैसे देता है। तो ये इसलिए देता है क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग होती है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल पे बेस्ड होती है, जहाँ पे जो कैरी करने की कॉस्ट होती है वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट और परचेज ऑफ पोर्टफोलियो अंडरलाइंग द इंडेक्स पे होती है माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड।
इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लेना आपकी बुक्स में। इसमें इसको अगर बुक किस लैंग्वेज से पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है F=SE (R-Q)/T, जिसमें F रेफर्स टू फ्यूचर प्राइस, S refers to spot index value, R refers to cost of financing, Q refers to expected dividend yield, and T refers to holding period. The next important topic comes beta, BETA, and its sign is of beta, which you studied in class 10th. क्लास 10th में अल्फ़ा बीटा में जो बीटा का साइन होता था वो इस बीटा का साइन है। बीटा स्टॉक की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। अब आप सभी को सेंसिटिविटी तो पता ही होगा, सेंसिटिविटी मतलब स्मूथनेस। तो ये स्टॉक्स की सेंसिटिविटी को मेजर करता है मार्केट फैक्टर्स से। ये लाइन सिर्फ आपको बीटा में याद रखनी है। अब हेजिंग तो आपको बता ही दिया था, हेजिंग स्पेकुलेशन आर्बिट्रेशन। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्स इज रिस्क। रिस्क दो प्रकार की होती है, अनसिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं, और सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क या नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क भी बोलते हैं। अब डिफरेंट ऑप्शन टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था। इसमें थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में समझ लेते हैं। कॉल ऑप्शन। ऑप्शन तो एक डेरिवेटिव होता है, ये बताया था मैंने आपको। डेरिवेटिव वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिनकी वैल्यू उनके अंडरलाइंग एसेट पे डिराइव्ड होती है। कॉल ऑप्शन मतलब जब कंपनी को प्रॉफिट, जब हम किसी ऑप्शन का कॉल बाय करते हैं तो जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, और जब हम किसी कंपनी का पुट बाय करते हैं तो जब कंपनी को लॉस होगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ये अपोजिट चलता है। देन होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, जब जो कोई ऑप्शन को बाय कर होल्ड करता है उसे होल्डर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। राइटर ऑफ एन ऑप्शन, जो ऑप्शन को क्रिएट करता है उसे राइटर ऑफ एन ऑप्शन कहते हैं। देन ऑप्शन प्राइस प्रीमियम। प्रीमियम मैंने बताया था, जब हम किसी ऑप्शन को बाय करते हैं तो जो अमाउंट हमें देना होता है उस अमाउंट का नाम होता है प्रीमियम। देन एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी होती है ऑप्शन कब ख़त्म होगा, कब उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होती है। अब ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। हमारे इंडिया में चलता है यूरोपियन, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। देन इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स में मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 और सेंसेक्स हो गए, और जो इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शन चेन होती है उसमें से जो ऑप्शंस रहते हैं उनको इंडेक्स ऑप्शंस कहते हैं। स्टॉक ऑप्शन, जो भी स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन चेन में ऑप्शन रहता है वो स्टॉक ऑप्शन। इन द मनी एंड एट द मनी, आउट द मनी। इन द मनी का मतलब होता है जब करंट इंडेक्स जो होता है वो उसकी लेवल हायर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है, मतलब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से बड़ा हो। और एट द मनी होता है स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के इक्वल हो, और आउट द मनी होता है स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से छोटा हो। देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन आता है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और एक टाइम वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो अमाउंट दैट द होल्डर ऑफ एन ऑप्शन विल गेट एक्सरसाइज द ऑप्शन एट द टाइम, जो कि टाइम पे। एंड इट्स फॉर्मूला इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल इज मैक्स ओ ब्रैकेट एस स्मॉल टी माइनस के। देन टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है। टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिफरेंस होता है प्रीमियम और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में। अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक है, पर अब टाइम नहीं है उसको डिटेल में समझाने का। देन डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।
इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी ई की वैल्यू पूछे तो ई की वैल्यू होती, स्मॉल ई की वैल्यू होती है 2.7183। देन अगेन हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेशन आ गई है। तीनों टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और शायद सिलेबस से भी बाहर हो चुके हैं, तो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। हम एमसीक्यूज कर लेते हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट, दे आर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस एक्सपोर्ट टू काउंटर पार्टी रिस्क। ये मैंने आपको चैप्टर 4 में भी पढ़ाया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एमसीक्यूज तो रिपीट हो रहा है, वही आंसर, वही आसान से एमसीक्यूज। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसी के साथ हमारी बुक 1 कंप्लीट होती है। बुक 2 को मैं कल कराऊंगा और उसी के साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे।